नमस्कार बच्चों। तो देखो आज ऑनलाइन क्लासेस जो संभव क्लासेस है इसके अंदर ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है इसके अंदर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे दौरान जब बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा अवरुद्ध हो रही है तो ऐसे समय के अंदर आप अपनी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को कंटिन्यू रख सको और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ ले सको। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे ये देख रहे हैं, ये क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने जो दोस्त है उनको भी ये बताए कि ऑनलाइन क्लासेस है और उनको अटेंड करें। तो देखो मैं मनोज गुजर आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और मेरा जो सब्जेक्ट है वो कक्षा 10 का साइंस का सब्जेक्ट है और आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 10th का साइंस का जो पहला टॉपिक है वो। ठीक है, तो देखो अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है बेटे, तो देखो पहला जो टॉपिक है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो देखो ये अपने साइंस का पहला टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये अपनी साइंस की जो बायोलॉजी ब्रांच है जिसको जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी ब्रांच का ये टॉपिक है और ये सर्वप्रथम इस टॉपिक को क्यों पढ़ाया जाता है इसके पीछे भी कोई लक्ष्य रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति में जो हमारा विकास हुआ है, यहाँ पे जो मानव प्रजाति अभी है प्रकृति के अंदर जीव प्रजाति, तो उस जीव प्रजाति को जिंदा रहने के लिए या अपनी शरीर की वृद्धि करने के लिए जो भोजन है या जिसे हम कहते हैं कि साहब हम डेली रूटीन के अंदर जो भी चीज़ हम सेवन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर को बताया गया है कि व्यक्ति सरल और सुगम अपना जीवन यापन करने के लिए किस तरीके से जो संसाधन है उनका प्रयोग करेगा। तो एक कहावत है कि साहब पहला सुख निरोगी काया। तो यदि आप अपना जो है निरोगी काया रहेगी तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहने के दौरान हम अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी है वो सही तरीके से कर सकेंगे। तो देखो जो प्रथम टॉपिक है उस टॉपिक की जो रूपरेखा है वो इस प्रकार से बनेगी कि साहब इस चैप्टर के अंदर हमारे को क्या पढ़ाया जाएगा। तो देखो इस चैप्टर के अंदर हमारे को क्या पढ़ाया जाएगा कि साहब व्यक्ति है वो अपनी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, वृद्धि, और इस वृद्धि के अंदर क्या क्या चीज आ जाएगी, चाहे उसकी शारीरिक वृद्धि ले लो फिजिकल ग्रोथ, या फिर उसकी मानसिक वृद्धि ले लो जिसको मेंटल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति को सुसंपन्न रहने के लिए या एक व्यक्ति को हेल्थी रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कि साहब उसकी ग्रोथ समय के अकॉर्डिंग सही तरीके से हो। और वो जो ग्रोथ होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि साहब उसकी अगर ग्रोथ हो रही है तो एक शरीर की जो फिजिकल जो उसकी ग्रोथ है, शरीर से वो कैसा दिख रहा है, अच्छा खासा है, दिखने में सुंदर है। ठीक है, और वो जब कोई कार्य करता है तो उसमें थकान कम आती है, अच्छी तरीके से उस कार्य को संपन्न कर लेता है। तो दिखने से संबंधित जो वृद्धि होती है उसको हम बोलते हैं शारीरिक वृद्धि या फिर हम क्या बोलेंगे, फिजिकल ग्रोथ। ठीक है भाई। दूसरी प्रकार की जो ग्रोथ है वो है मानसिक वृद्धि, मेंटली ग्रोथ कहते हैं जिसको। और सब जानते हैं कि एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है वो संपूर्ण रूप से हर कार्य को करने में सफल रहता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो दिमाग है, उसकी जो याददाश्त है, उसकी मेंटल एबिलिटी है वो भी उसके लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो यदि वो किसी कार्य को कर रहा है या किसी भी प्रकार से वो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उस एक्टिविटी के अंदर उसका पहले से कंपाइल होना चाहिए माइंड का, हमें ये एक्टिविटी किस तरीके से करनी है, या अगेन अगर इस एक्टिविटी को करने के लिए कहा जाए तो हम किस तरीके से करें। तो कुल मिला के ये जो डिपेंड कर रहा है ये हमारे को एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं आईक्यू पावर। ठीक है, सब जानते हैं आईक्यू पावर क्या होती है, दिमाग का उत्तेजित हो रहा है या दिमाग का अग्रसर बिंदु, या किस तरीके से वो आगे की तरफ कोई काम को सोच रहा है। ठीक है,
तो इसीलिए देखो, अगर व्यक्ति की ग्रोथ अच्छी है तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और यही हम चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आप सब जानते हो कि साहब हम छोटे रहते हैं, बचपन में जब हमारा बचपन रहता है हम छोटे रहते हैं, तो छोटे से हम बड़े होते हैं। सब जानते हैं कि छोटे से बड़े ऐसे तो हो नहीं सकते भाई। स्टार्टिंग में जब जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम जो माता का दूध होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि साहब सर्वप्रथम जो माता का दूध होता है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रम पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रम, इधर मैं लिख रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु भी है, आगे आपको पढ़ाऊंगा। माता का जो दूध होता है, ठीक है, उस दूध के अंदर कोलेस्ट्रम पाया जाता है। और इस कोलेस्ट्रम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि सर्वप्रथम बच्चे के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र का जो निर्माण करने वाली जो इकाई होती है वो यही चीज होती है। जैसे तुमने देखा होगा कि जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह होती है, तो वो जब बच्चा देती है तो सर्वप्रथम जो दूध होता है उसका वो फटाफटा सा होता है, जिसको हम खीस बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो खीस है वही एक प्रकार का वो कोलेस्ट्रम है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा के अंदर जो कोलेस्ट्रम पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? खीस में पाया जाता है। ठीक है, तो फटा जो दूध होता है जिससे पनीर भी बनाई जाती है, तो वो जो चीज है वो माता की दूध से हमारे को मिलती है। तो सर्वप्रथम जब बच्चा जन्म लेता है तो इस दूध का सेवन करता है, और यही सेवन क्या करता है, उसके अंदर सर्वप्रथम प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, अब प्रतिरक्षा तंत्र एक अलग है, क्योंकि आपके आगे चैप्टर में बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि साहब मैंने यहाँ पे एक टर्म बताई है, एक नई टर्म मैंने बताई है आपको, प्रतिरक्षा तंत्र। और अभी आप जो वर्तमान में जो चल रहा है कोरोना इफेक्ट, ये कोरोना इफेक्ट में आपने शायद अच्छी तरीके से समझ लिया होगा प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इम्यून सिस्टम कहते हैं, या शॉर्ट में हम इम्यूनिटी पावर भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब हमारे चारों ओर का, यानी कि हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर का एक ऐसा तंत्र जो बाह्य जो वातावरण में जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह जो है उनसे हमारी रक्षा करता है और हमारे को बीमार होने से बचाता है। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है कोरोना का वायरस। ठीक है, तो कोरोना का वायरस जो है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से लड़के और हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, तभी वो वायरस हमारे को इन्फेक्ट कर रहा है। एनीवे, कोई भी ऐसा वायरस या बैक्टीरिया नहीं है कि हमारी बॉडी को इतना ज्यादा अफेक्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है। तो ये जो प्रतिरक्षा तंत्र बनने वाली जो चीज है, ये जो स्टार्ट होती है यहीं से हो गई भैया। जब हमने जन्म लिया, जन्म लेते ही माता का दूध पिया, तो माता के दूध के द्वारा हमने पोषण ग्रहण किया, तो उस पोषण के दौरान हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बनना स्टार्ट हो गया। तो यहां से हमारा बनना स्टार्ट हो गया हमारी ग्रोथ आगे बढ़ी, थोड़े बड़े हुए, बड़े होने के बाद में हमने फिर बाद में क्या स्टार्ट किया? भोजन या फिर खाना खाना स्टार्ट किया। तो ये जो खाना खाना स्टार्ट किया, ये क्यों किया, यही बात बताना चाहता है चैप्टर के साथ। जो आप खाना खाते हो, जो आप पोषण करते हो, 9th में आपने पूरा पढ़ा है पोषण के बारे में। तो आप जो खाना खाते हो या आप जो पोषण करते हो, उस पोषण के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें विद्यमान होती है जो हमारे शरीर की क्या करती है? वृद्धि करती है। तो इस शारीरिक वृद्धि के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम बन चुका है, अब बनने के बाद में हमारा क्या है कि हमारे को शरीर की वृद्धि करनी है, आगे की तरफ बढ़ना है, हमारी कोशिकाओं को बढ़ाना है। ठीक है, हमें बड़ा होना है। देसी लैंग्वेज में हम कहते हैं हमें बड़ा होना है। ठीक है, कि भाई छोटू नहीं रहना, हमारे को छोटू से बड़ू बनना है। तो वो बड़ा बनने के लिए हम क्या करते हैं? फिर बाद में भोजन का सेवन करते हैं। तो ये चैप्टर यही चीज समझाना चाह रहा है कि आप यदि स्वस्थ भोजन या संतुलित भोजन का प्रयोग करते हो तो आप शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि को प्राप्त करोगे। और यदि आपकी शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि सही है तो आपका जो स्वास्थ्य है वो क्या है? सही है। ठीक है, और स्वास्थ्य यदि सही है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो मजबूत है। और प्रतिरक्षा तंत्र अगर मजबूत है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, कुछ भी हो, कृमि हो, वो यदि हमारे शरीर को अंदर एंटर करते हैं तो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो अब आप पता चल गया होगा कि हमारा जो भी प्रतिरक्षा तंत्र है या हमारी जो स्वस्थ वृद्धि है या हमारा जो स्वास्थ्य है वो पूरा का पूरा डिपेंड किस पर कर रहा है? प्रतिरक्षा तंत्र पर। और प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? हमारे भोजन पे। तो ये जो डिपेंडिंग नेचर है ये आपको यहाँ बताएगा
कि किस तरीके से आप अगर स्वस्थ संतुलित भोजन करते हो तो उस संतुलित भोजन के दौरान आपको किस तरीके से भोजन का ध्यान रखना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो भोजन के बारे में मैं बता रहा था, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एक दो टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड है जो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो संतुलित भोजन, संतुलित भोजन सबको पता है कि साहब भोजन जो है वो कैसा होना चाहिए, संतुलित भोजन या संतुलित आहार, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फूड, बैलेंस फूड। ठीक है, सिंपल सा एक वर्ड है कि साहब संतुलित भोजन क्या होता है कि ऐसा भोजन जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है या फिर हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने के लिए जिम्मेदार है, वो सभी पोषक पदार्थ इसके अंदर क्या होंगे, उपलब्ध रहेंगे। तो ऐसा भोजन जिसके अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, संतुलित आहार या संतुलित भोजन क्या होगा, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ विद्यमान रहेंगे। विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ है वो इसके अंदर क्या रहेंगे, विद्यमान रहेंगे। सब जानते हैं 9th के अंदर आपने पूरा पढ़ रखा है कि साहब पोषक पदार्थ क्या होता है, सबको पता है पोषक पदार्थ क्या होता है। तो पोषक पदार्थों के अंदर सब जानते हो कि साहब पोषक पदार्थ होते हैं देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 विटामिन, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 वसा, इसको हम फैट भी बोलते हैं, नंबर 5 खनिज पदार्थ जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट की मीनिंग वही रहेगी, कार्बोहाइड्रेट। विटामिन की मीनिंग इसी से संबंधित ये इंग्लिश टर्म ही है, विटामिन, ये प्रोटीन। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और होती है, वो होती है जल। ये देखो भैया, तो ये जो चीजें मैंने लिखी है, भोजन कैसा होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए या बैलेंस फूड होना चाहिए जिसके अंदर ये वाले जो पोषक पदार्थ है वो विद्यमान हो। यदि इस प्रकार का भोजन आप करते हो तो फिर आपको क्या होगा कि छोटू कोई नहीं कहेगा। जानते हो छोटू, छोटू का मतलब शरीर की ग्रोथ कम है और वो दिखने में दुबला पतला, चाहे उसकी उम्र है, लग रहा है उसकी उम्र है लेकिन लग नहीं रहा है कि वो इतना बड़ा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, छोटू। कुछ भी कारण हो उसका, चाहे उसकी लंबाई कम हो, चाहे वो दिखने में दुबला पतला हो, ठीक है, चाहे उसके 6 पैक निकल रखे हो, कुछ भी कारण हो, लेकिन उसको हम इसीलिए ये संज्ञा देते हैं क्योंकि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से वो क्या है, बिल्कुल कमजोर है और उसकी ग्रोथ नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि उसने जो अभी तक जो ये भोजन किया है उस भोजन के अंदर इन पोषक पदार्थों में से किसी न किसी की कमी रही होगी। ठीक है, और सब जानते हो कि साहब मीडियम फैमिली से हम बिलोंग्स करते हैं और हम यदि पढ़े लिखे हैं और हमें पता है तो हम जो भी चीज़ खाएंगे उसके अंदर हम ऑटोमेटिकली पता लगा लेंगे कि इन चीज़ों का रेशियो है या नहीं है। अन्यथा जो मिल रहा है वो खाते रहेंगे। हम कह रहे हैं हम भरपेट खा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी क्या, हमारा तो शरीर की मोटापा नहीं बढ़ रहा है, हमारी लंबाई नहीं बढ़ रही है, हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। तो इसका रीज़न यही होता है कि हमें ये पता नहीं है कि साहब हम भरपेट तो खाना खा रहे हैं लेकिन हमारे को ये पता नहीं है कि उस भरपेट खाने के अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं उनका एक निश्चित अनुपात जो है वो विद्यमान है या नहीं है। ठीक है, अब भैया कोई कहता है कि मैं तो रोटी बहुत खाता हूँ, मैं तो गेहूं की भी खाता हूँ, बाजरे की भी खाता हूँ, मक्के की भी खाता हूँ, बहुत रोटी खाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ही मेरे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो भाई तू रोटी खाने से क्या होगा, रोटी से तो कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा तेरे को, शरीर की ग्रोथ थोड़ी हो रही है, ग्रोथ तो सब होंगे तब होगी। अब तू भाई रोटी खा रहा है तो रोटी खाने से थोड़ी होगा, चर्बी भी तो होनी चाहिए, वसा की मात्रा भी तो होनी चाहिए, तो रोटी के साथ सब्जी भी तो खानी पड़ेगी क्योंकि तेलीय जो पदार्थ होते हैं उन तेलीय पदार्थों के माध्यम से ही हमारे को क्या मिलती है,
वसा मिलती है। अब कहता है कि साहब मैं तो खाना भी खाता हूँ, बढ़िया अच्छा खासा खाता हूँ, मैं तो सब्जी भी खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो दुबला पतला ही दिखाई दे रहा हूँ, हड्डियां बिल्कुल मेरी कमजोर है। तो भैया अगर तू खा रहा है, खाना खा रहा है, तो दूध वगैरह, अंडा, मांस, मछली भी ले, प्रोटीन भी तो चाहिए तेरे को, प्रोटीन की मात्रा भी तो होनी चाहिए। अगर प्रोटीन की मात्रा नहीं होगी तो भैया हड्डियां कमजोर होगी। कई प्रकार की बीमारी प्रोटीन से भी होती है, सुना होगा, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको कैसा प्रोटीन की कमी से क्वाशियारकोर या मेरेस्मस रोग हो जाता है ना, एकदम सिक्स पैक दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे अभी का अभी जिम करके आया वो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये इनकी कमियों के दौरान होता है। तो देखो ये जो संतुलित आहार आपको क्या शो कर रहा है कि इस भोजन के अंदर ये वाली जो चीजें हैं इनका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। तो ये चीजें हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी टर्म है, इसी के अंदर एक टर्म और पढ़ा रहा हूं मैं, जिसको बोलते हैं कुपोषण। सब जानते हैं, इंग्लिश में इसको मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। मेल यानी मेला, न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इन पदार्थों की बात कर रहे हैं कि ये चीजें इसको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मेल न्यूट्रिशन एक छोटा सा वर्ड है कि साहब कुपोषण, कुपोषण का सीधा साधा मतलब होता है कुपोषण, अच्छा पोषण नहीं, मेला न्यूट्रिशन या मेला पोषण यानी कि इसकी मात्रा नहीं है। अभी जो मैंने बताया था कि छोटू है, वो छोटू क्यों रह गया? क्योंकि कुपोषण था उसके। और कुपोषण कैसे था कि उसने जो भोजन खाया उस भोजन के अंदर किसी न किसी चीज की कमी रह गई, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं कहता हूं कि जो भोजन उसने खाया भैया, उस भोजन के अंदर विटामिन की कुछ कमी रह गई भैया। कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था भरपूर मात्रा में, प्रोटीन मिल रही थी उसको वसा मिल रही थी, खनिज लवण मिल रहे थे, लेकिन विटामिन वाली चीज उसने नहीं खाई तो उसको विटामिन नहीं मिला। तो भाई विटामिन अगर नहीं मिला तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगी? विटामिन की कमी हो गई। तो देखो इस विटामिन की कमी को हम यहाँ लिख रहा हूँ कि साहब उसको विटामिन बहुत कम मिला, तो मैंने इसको बोल दिया अगर विटामिन कम मिलेगा तो इसका मतलब क्या? विटामिन की कमी हो गई। तो विटामिन की कमी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? विटामिन में कुपोषण हो गया। पोषण तो किया उसने, खाना खाया, लेकिन ऐसा खाना खाया जिसमें विटामिन नहीं था, तो इसका मतलब क्या है? विटामिन कुपोषण हो गया। चलो एक ऐसा भोजन खाया कि उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो गई भाई। अब प्रोटीन की कमी होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोटीन का उसने पोषण जो किया था वो कुपोषण था, बुरा पोषण था, जिसमें प्रोटीन नहीं थी, बाकी सब कुछ होंगे। एक और देखो, जैसे मैं कह देता हूं कि उसके अंदर खनिज पदार्थों की कमी हो गई, खनिज पदार्थों की कमी हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? खनिज पदार्थ कुपोषण। अरे बात समझ में आई है ना? विटामिन मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, और ये क्या हो गया? मिनरल्स मेल न्यूट्रिशन। ओके, शॉर्ट टर्म में लिखा है मैंने। तो देखो ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि साहब कुपोषण यदि हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है, इनकी कमी हो रही है और इनकी कमी हो रही है, तो हमने इनको डिवाइड कर दिया कि प्रोटीन की कमी होती है तो प्रोटीन कुपोषण है ना, विटामिन की कमी होती है विटामिन कुपोषण, और खनिज पदार्थों की कमी होती है तो खनिज कुपोषण, ठीक है। तो अब ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज हम तरीके से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो अभी तक इतना कोई क्वेश्चन वाला मैटर नहीं बना है। अब जो चीज हम पढ़ेंगे उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके इस चैप्टर के अंदर जो पहली जो यूनिट है भोजन वाली, उसके अंदर ये वाली चीजें है भैया, और इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। तो मैं इसको पॉइंट आउट कर दूं कि साहब इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, तो ये वाली चीज तो इंपॉर्टेंट है भाई। इतनी देर तो कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, ये तो एक समझाने का तरीका था जो आप जानते भी हो, समझते हो के साथ इस तरीके से भोजन करते हैं, ठीक है। तो अब जो चीज हम पढ़ेंगे वो करेंगे स्टार्ट, अपना जो चैप्टर है वो अब स्टार्ट होगा। ओके, तो देखो चैप्टर अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहला मैं कर रहा हूं स्टार्ट विटामिन, थोड़ा इसको मैं चेंज कर लेता हूं पेन को। देखो पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण, ठीक है भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन
विटामिन मेल न्यूट्रिशन। ओके, देखो इसको पढ़ेंगे। देखो सबको बताएगा साहब, यदि हमारे भोजन के अंदर ये जो चीज होती है विटामिन, यदि इसकी मात्रा में कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर के अंदर हमने जो भोजन किया है वो कुपोषित भोजन था, और उस कुपोषित भोजन के अंदर जिस चीज की कमी रही थी वो थी विटामिन की। ठीक है, तो उसकी वजह से विटामिन की कमी हो गई, और कमी हो गई तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो इस विटामिन के बारे में कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बता दूं, एक दो चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो विटामिन है वो विटामिन हमारे शरीर का एक ऐसा सूक्ष्मतम भाग, अब सूक्ष्मतम क्यों बोला है मैंने? अरे भाई कम मात्रा अनुपात सबका बराबर होगा ना, ऐसे थोड़ी कि विटामिन ही विटामिन खाओ, आप विटामिन खाओ तब तो और ज्यादा होगा। ना तो कम खाना है ना ज्यादा खाना है, ज्यादा खाने से प्रॉब्लम है, कम खाने से प्रॉब्लम है। तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई साहब विटामिन ही विटामिन हो जाए तो और तत्वों की कमी हो जाएगी, तो और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो विटामिन की मात्रा भी क्या है, वो सूक्ष्म ही होनी चाहिए। तो हमारे शरीर में विटामिन की जो सूक्ष्म मात्रा रहती है वो हमारे शरीर के अंदर क्या काम करती है, तो एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज जो आपको आपकी बुक के अंदर भी नहीं दे रखा है, तो ये चीज है ऊर्जा। यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है ऊर्जा, सब जानते हो, एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है, कोई पावर भी बोल देता है, पावर बोल दो भैया, कोई ताकत भी बोल देता है, भाई ताकत मिल गई मेरे को, है ना। तो ये चीज तो समझते हो, ताकत मिल गई। ये ताकत चीज क्या है? भाई रोटी खाऊंगा मेरे को तो ताकत चाहिए, मम्मी मेरे से अब काम नहीं होगा, क्यों भाई? कि मम्मी अब मेरे को तो भूख लगी, मेरे शरीर में ताकत नहीं रही, तो मम्मी के बेटा आराम से खा ले और फिर वापस लग जा। नहीं मम्मी, अभी खाने के जस्ट बाद में डाइजेशन नहीं होता है, पाचन तंत्र हमारा इतना मजबूत नहीं है कि आप हाथों हाथ खिला दो, हाथों हाथ वो भोजन पच जाए और हम उसको खा ले फिर काम में लग जाए। 2-3 घंटे लगेंगे हमारे को, उसके बाद में ताकत आएगी। तो ये जो ताकत की हम बात करते हैं, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो ताकत या ऊर्जा है वो क्या चीज है, सब जानते हैं, शुरू से आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। इस ताकत या ऊर्जा को हम बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो हम साइंटिफिक रूप में हम बोलते हैं वो बोलते हैं एटीपी। ठीक है, इसका पूरा नाम भी सब जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सब जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। बस इतना पता होना चाहिए कि साहब हम जो भोजन खाते हैं वो एटीपी ग्रहण करने के लिए खाते हैं। एटीपी एक प्रकार की ऊर्जा है, क्यों? क्योंकि एटीपी वही ऊर्जा है जो बाद में जाके ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ये जो एटीपी है, ये एटीपी किससे मिलेगी? भोजन से मिलेगी। ठीक है, भोजन किस में? ह्यूमन बॉडी के अंदर है। तो ये जो एटीपी इस ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलती है वो किस तरीके से काम करती है? क्या साहब हमने ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने फूड खाया, ठीक है, खाना खाया तो हमारे को खाने का जो डाइजेशन या उसका पाचन हुआ तो उससे ऊर्जा मिली, क्या मिली? एटीपी मिली। ठीक है, अब ये एटीपी जो होती है वो एटीपी फिर बाद में क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, जो तुम नाक के द्वारा लेते हो, श्वसन क्रिया के दौरान जो तुम ऑक्सीजन लेते हो, वो जो ऑक्सीजन जाती है अंदर, वो ऑक्सीजन इस एटीपी से क्रिया करती है। यानी कि इन दोनों के अंदर क्या होती है? क्रिया होती है। और जब इन दोनों के अंदर क्या होती है? क्रिया होती है, तो हमारे शरीर की जो रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। या फिर हम इसको ऐसे कहते हैं कि साहब हमने जो भोजन खाया, उस भोजन के अंदर जो ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज ने क्या किया? ऑक्सीजन से क्रिया की, और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया उसने? एटीपी या ऊर्जा बनाया। और जब ऊर्जा बन गई तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के अंदर संग्रहित हो गई, और कोशिकाओं के अंदर जब संग्रहित हो गई वो, तो हम हर प्रकार की जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने ऐसे बेसिकली बताई है तुम्हारे को, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ रखी है, आप सब जानते हो। लेकिन ये क्यों बताई? क्योंकि ऊर्जा नाम आ गया। क्योंकि साइंस भैया एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी अध्ययन है जो हमारे को हर चीज को गहनता से पढ़ना सिखाता है। कि भैया कोई भी अगर चीज आ गई, तो कोई एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जो एक अदर लिंक से जुड़ी हुई है, तो उन चीजों को भी आपको जानना जरूरी है ताकि आगे की चीज जो है वो समझ में आ जाए। तो देखो ये था अपना ऊर्जा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि साहब हम जो भोजन खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन इस भोजन में एक चीज ये वाली ऐसी है जो हमारे को ऊर्जा नहीं देता।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस भोजन के अंदर ये एक चीज ऐसी है जो हमारे को ऊर्जा नहीं देता। तो देखो ये जरूरी है कि साहब हमारे को इस भोजन के द्वारा ऊर्जा नहीं मिलती है, अर्थात इस विटामिन के द्वारा हमारे को ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर विटामिन क्यों खाए भाई? बिल्कुल पूछने वाला क्वेश्चन है कि फिर विटामिन की जरूरत क्यों पड़ी, फिर विटामिन की जरूरत क्या है कि जब हमारे को ऊर्जा ही नहीं मिलती। अब ऊर्जा मिलती तब तो कोशिकाओं में जाती, कोशिकाएं वृद्धि करती, हम मोटे तगड़े होते, लेकिन ये तो भैया ऊर्जा तो दे ही नहीं रहा है। तो यदि ऊर्जा नहीं दे रहा है तो फिर हमारे को विटामिन की जरूरत क्यों पड़ी? तो बता दूं, बहुत जरूरी बात है कि हमारे शरीर की उपापचयी जो क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं, ठीक है, जिसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं ना कि तेरी मेटाबॉलिक रिएक्शन खराब कर दूंगा, ठीक है। उपापचयी क्रियाएं जो होती है वो संपन्न करवाता है या उनको नियंत्रित करता है, तो वो है विटामिन भाई। ये तो उससे भी ज्यादा जरूरत होगी। हमारे शरीर की उपापचयी क्रिया क्या होती है? हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमारी पाचन क्रिया हो रही है। सुबह सुबह भाग रहे हैं, ठीक है, सुबह सुबह भूख लग रही है, शाम को भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है, खांसी आ रही है, हमारे को सर दर्द कर रहा है, ठीक है, या हमारे मन में कोई भाव विचार उत्पन्न हुए हैं, या हमारी लंबाई बढ़ रही है, या हमारे धाड़ी मूंछ आ रही है, तो भैया ये सब चीजें यही होती है उपापचय क्रियाएं। आप अपना जो दूसरा वाला जो टॉपिक पढ़ोगे, जीव प्रक्रम जीव तंत्र, जिसके अंतर्गत आपको पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ये सब चीजें पढ़ाई जाएगी। तो ये सब चीजें क्या है? एक प्रकार की उपापचयी क्रिया ही होती है। तो इन उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए तो भैया ये तो बहुत जरूरी है भाई। एक ऊर्जा ही थोड़ी, ऊर्जा तो इसके भाई दे देंगे तुम्हारे को। इसके भाई कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। तो भाई एक चीज तो ऐसी है ना जो ऊर्जा देने के अलावा ही कोई दूसरा काम कर रही है, तो ये भी तो जरूरी है ना। खाना ही खाओ, ऊर्जा लेते रहो, ऊर्जा का वो वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो रही है या ऊर्जा काम में नहीं आ रही, तो फिर मतलब क्या है? तो ये वाली जो चीज है कि हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है या उपापचयी जो क्रियाएं हैं उनको संपन्न कराता है। अब जैसे तुमने पढ़ा होगा एंजाइम, हार्मोन, सबने पढ़ रखा है 9th क्लास के अंदर कि साहब एंजाइम और हार्मोन होते हैं, तभी तो हम यहाँ पे इतने बड़े हो गए, तभी तो हम छोटू से मोटू बन गए, ठीक है। तो ये वाली जो सब चीजें हैं ये सब एंजाइम और हार्मोन पे डिपेंड करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा ना ही दे, लेकिन हमारे शरीर में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ये जो विटामिन है वो हमारे लिए क्या है? जिम्मेदार है, ठीक है। तो देखो अब विटामिन का पता तो चल गया कि साहब विटामिन की जरूरत तो है हमारे को। तो विटामिन की जरूरत है तो इसका मतलब क्या है कि विटामिन खाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो विटामिन खाओ। अब आपने क्या किया कि साहब ऊर्जा नहीं मिल रही है, कोई कह दे ऊर्जा नहीं मिल रही है, मुझे तो मोटा तगड़ा होना है, काम तो मैं करता नहीं हूं, मुझे क्या करना उपापचयी क्रियाओं का। तो भाई अगर तू विटामिन नहीं खाएगा तो आपके शरीर के अंदर क्या उसके लक्षण दिखाई देंगे या क्या हमारे शरीर में फर्क पड़ेगा, वो चीज आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो ये था अपना विटामिन कुपोषण। आगे देखो भैया, समझ गए कैसा विटामिन क्या होता है, विटामिन कुपोषण क्या होता है, विटामिन की कमी। अब जो मेन जो टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है वो हम पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण, यानी विटामिन की कमी से होने वाले हानियां। तो देखो विटामिन की कमी से होने वाली हानियां। भाई विटामिन यदि नहीं ले रहे हो तो उससे क्या हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो इस चीज को मैं आपको एक चार्ट के सहायता से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, चार्ट की मदद से मैं पढ़ाऊंगा कि साहब विटामिन से क्या हानियां होती है। उससे पहले एक चीज है कि साहब विटामिन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे विटामिन को हमने क्या किया कि अलग अलग भागों में बांट दिया। उसको हमने क्या किया, उसका पार्टीशन कर दिया कि साहब जो विटामिन होते हैं वो मैंने कह दिया, एक को मैंने नाम दे दिया कि साहब विटामिन ए होता है, ठीक है। एक को मैंने नाम दे दिया कि साहब एक विटामिन बी होता है। फिर मैंने ऐसे करते है ना विटामिन सी बोल दिया, ओके।
फिर मैंने इसको विटामिन डी, फिर मैंने ABCD बोल रहे थे देखो ABCD, फिर मैंने विटामिन E बोल दिया, ठीक है, और फिर मैंने विटामिन डी बोल दिया, सॉरी विटामिन के, फिर मैंने क्या बोल दिया विटामिन के, क्या बोल दिया विटामिन के। ये तुम्हारे को याद रखने पड़ेंगे भैया, इसी सीरीज में याद रखने पड़ेंगे ABCD, EF नहीं है, G नहीं है, HIJK, इतना छोड़ने के बाद में ये क्या है, ठीक है, ये यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा विटामिन ABCDE के, इसी सीरीज में आपको याद रखना है ABCD की सीरीज में। तो मैंने यहाँ पे देखो कितने प्रकार के विटामिन रखे, 6 प्रकार के विटामिन रखे, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 प्रकार के विटामिन, ठीक है भाई। अब इन विटामिनों को किस आधार पे उन्होंने बांटा, तो वो आधार भी मैं बता दूं। क्या हुआ कि ये 6 प्रकार के जो विटामिन है, ये 6 प्रकार के जो विटामिन, इनको 2 भागों में फिर बांटा है कि साहब, एक तो होता है वसा में घुल जाते हैं, यानी वसा में घुलनशील विटामिन, एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, ओके, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। एक तो मैंने बोला वसा में घुलनशील विटामिन और एक मैंने बोला जल में घुलनशील विटामिन। तो भैया देखो, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं विटामिन एडेक, अभी ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, विटामिन एडेक यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ओके। बचा कौन सा? विटामिन बी और सी, ओके, 2 प्रकार के विटामिन बचे हैं। तो देखो वसा में घुलनशील, तुमने देखा होगा, एक इसको इस तरीके से याद रखो कि हमें हमारे शरीर में यदि वसा की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा मोटापा उत्पन्न होता है शरीर में, और हमारा जो शरीर है वो अटपटा सा दिखाई देने लग जाता है, उसको पसीने आते हैं और व्यक्ति को चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिड़चिड़ा रहता है। देखा होगा कभी? अरे मोटे व्यक्ति को तुमने देखा होगा कभी, उसको छेड़ना, पत्थर फेंकेगा वो, जब उसको मोटे को मोटा कहते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो उस व्यक्ति में यदि फैट की मात्रा या वसा की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें मोटापा रहेगा, और यदि मोटापा रहेगा तो उसमें चिड़चिड़ापन रहेगा, और उसके माइंड में हेडेची रहेगी। इंग्लिश का वर्ड होता है ना हेडेची, यानी चिड़चिड़ापन रहता है, उसको टेंशन रहती है ना, बोलने में उतावला, बात बात पे उसको गुस्सा आता है, तो हेडेक होती है उसके दिमाग पे, ऐसा लगता है बहुत वजन है। हेडेक कहते हैं ना, मैं ये हेडेक नहीं लेने वाला, मैं हेडेक नहीं लेने वाला। हेडेक का मतलब वो किसी काम को क्या कर रहा है कि कुछ ऐसा मान रहा है कि नहीं भैया इस काम से मुझे परेशानी होगी, इसलिए ये काम मैं नहीं लूंगा, ये एक प्रकार की बीमारी है मेरे लिए। तो हेडेक होती है ना, तो उस हेडेक से, साहब वसा से हेडेक होती है, तो इसको इसी तरीके से याद रखना है, हेडेक, ठीक है। वसा से क्या होती है? हेडेक होती है, तो इसको ऐसे याद रखो, हेडेक, ADEK, हेडेक, ठीक है। वैसा का वैसा मीनिंग नहीं मिला, क्योंकि हेडेक की मीनिंग अलग होती है, वो हेडेची होती है, ऐसी होती है, लेकिन अपन को इस तरीके से इसको याद रखना है। तो ये क्या हो गया? हेडेक, ठीक है। तो ये क्या है? हेडेक, ओके। दूसरा देखो, जल में घुलनशील विटामिन, 2 ही तो बचे, बस 2 ही तो बचे भाई, 4 तो हो गए हेडेक, और अब कितने बचे? बस 2 ही, बस 2 यानी BC, है ना, बस यानी BC, बस 2 ही विटामिन है जो जल के अंदर घुलनशील है। तो एक बेसिक नॉलेज था कि साहब विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील विटामिन एडेक और जल में घुलनशील विटामिन BC, ओके। तो देखो आगे एक सिंपल है। अब क्या है कि इतने सारे जो विटामिन है, अभी तुमने पढ़ा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, भैया ये नाम नहीं है इसके, ये तो हमने बांटा है इसको साहब किसी एक पर्टिकुलर को, जैसे मान लो रेटिनोल एक विटामिन का नाम है, उसको मैंने विटामिन ए बोल दिया, तो इनके वास्तविक जो नाम है वो अलग है, ठीक है। लेकिन जानते ही है कि साहब विटामिन ए होता है, साहब विटामिन डी, अरे क्या कर रहा है भाई धूप में, विटामिन डी ले रहा हूं मैं तो सर, अरे आजा क्लास में पढ़ने आजा बेटा, विटामिन डी हो गया तेरा। तो वो विटामिन जो डी है वो ये है। लेकिन अब उन बच्चों को पूछ लिया, बेटा तू कौन सा विटामिन ले रहा है? कि सर विटामिन डी। तो विटामिन डी किसको कहते हैं? तो वो उसको पता नहीं भाई कि विटामिन डी होता क्या है। इतना पता है विटामिन डी होता है जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अब उसको ये भी नहीं पता विटामिन डी ले लेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज आगे हम पढ़ेंगे। तो देखो अगला वाला जो है मैं स्टार्ट करता हूं।
एक सारणी से मैं आपको बताऊंगा। यहां पे लिख देता हूं विटामिन्स, ओके, इधर लिख देता हूं नाम, विटामिन्स के नाम, यानी कि वैज्ञानिक नाम कह दो इनको, जो वास्तविक उनके नाम होते हैं वैज्ञानिक नाम कह दो या वास्तविक नाम कह दो, ओके। और एक कहता हूं कमी से रोग, भाई कमी अगर हो गई उनकी तो उनसे क्या रोग होंगे, और अगर रोग हो गया तो उस रोग के क्या लक्षण होंगे, ओके। ये मैं सारणी से आपको पढ़ाऊंगा, बाकायदा ट्रिक से पढ़ाऊंगा, इसलिए थोड़ा ढंग से इसको देखना। मैं इसको ट्रिकी टाइप लूंगा, ओके। इसको मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा आपको, जल्दी आपको याद हो जाएगा, ओके। तो देखो ट्रिक से मैं आपको इसको बताऊंगा, और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको जो मैंने सीरीज बताई थी वो सीरीज इसके अंदर याद रखनी है, और कोई इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मेरा काम है मैं किस तरीके से आपको इसको याद करवाता हूं। देखो सीरीज क्या थी, लिख दो यहाँ, विटामिन ए, विटामिन बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई और छठा के, ठीक है भाई। यही सीरीज तुमने देखी थी, तो ये इस तरीके से आपको सीरीज इसके अंदर याद रखनी है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। ये विटामिन ई है, ये विटामिन, ओके। अब देखो आगे जिज्ञासा ही बढ़ रही है, तो जिज्ञासाओं की समाप्ति करता हूं। तो देखो अब इसके अंदर जो ट्रिक याद रखनी है इनके वास्तविक नाम या वैज्ञानिक नाम की, तो वो ट्रिक क्या है, देखो एक रथ होता है, तुमने देखा होगा रथ, और उस रथ को मैंने एक टॉफी बना दिया। इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा था छोटा, उस बच्चे ने कोई चीज खरीदी, तो उसके अंदर इनाम के रूप में उसको एक क्या मिली, टॉफी मिली। अब वो टॉफी थी खाने की, लेकिन उसकी जो शेप थी वो कैसी थी, रथ के जैसी थी। तो रथ को मैंने एक टॉफी बोल दिया, ट्रिक है केवल, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ओनली फॉर ये ट्रिक है, ठीक है। तो ये ट्रिक है कि साहब रथ एक टॉफी, ओके। तो ये तो होगी इसकी रथ एक टॉफी। में इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ पेन को, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ओके। तो देखो ये क्या थी, रथ एक टॉफी, कलर थोड़ा मिसमैच हो रहा है, समझ जाना, रथ एक टॉफी। अब देखो कमी से रोग, इसकी भी ट्रिक है। इधर देखो हमारे एक सर थे साइंस के, मेरे गुरु थे, उस जो गुरु थे उनका नाम था रवि सर, और लगातार वो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाते थे और कभी थकते नहीं थे, बड़ा मजा आता था उनको पढ़ाने में। तो उनका नाम था रवि सर, तो रवि सर नाम था, तो यहाँ पे मैंने ये ट्रिक बना दी, रवि सर न थके, ठीक है भैया, रवि सर न थके। ये ट्रिक याद रखना, पूरा काम हो गया आपका इसके अंदर। अब देखो इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे। देखो इस ट्रिक का पहला जो वर्ड है, ये देखो सब जो वर्ड है इनको बांट दो, बांटा देखो, रे, थे, ए, के, टो और फी, ये लो भैया लिख दिया मैंने यहाँ पे। इनका जो प्रत्येक अक्षर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 ही हमारे विटामिन है, तो 6 के 6 वर्ड मैंने लिख दिए। उधर वाले भी लिख दो, रे, वी, से, रे, ने, थके, ओके। लास्ट वाला जो है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, तो ये एक साथ ही लिखना है, थके, जो बचा है उसको एक साथ ही लिखना है। बस हमारी जो ट्रिक है वो ट्रिक हमारी लिख दी हमने, और अब इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पे आपको नाम बताऊंगा वो नाम आपको 2-3 बार रिवाइज करने हैं, और रिवाइज कर लोगे तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप उन नामों को लिख दोगे, याद करके आप आराम से उसको क्लियर कर लोगे। नहीं तो फिर बाद में क्या, ये नाम समझ में नहीं आएगा, इसका नाम याद करोगे पहले ये रटोगे तो ये इसमें हो जाएगा और ये इसमें हो जाएगा, तो ऐसे आपको नहीं करना है। ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको मन में ट्रिक, रत एक ट्रॉफी, 6 तो है भैया विटामिन, ठीक है। और ये तो आपकी सिलेबस के अंदर भी नहीं है, इंपोर्टेंट है, लेकिन ये तो सिलेबस में नहीं है, आपके तो इतने ही है, ये देखो इतने ही है भैया, तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन इंपोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ पूरे विटामिन जो मैंने बताए थे। तो देखो अब इनके नाम देखो, रैक का मतलब होता है यहाँ पे जो रह है, सॉरी, इस रैक का यहाँ पे मतलब होता है, देखो रैक का मतलब होता है रेटिनोल। 3-4 बार आप बोलोगे रेटिनोल रेटिनोल रेटिनोल, ठीक है। तो पहला क्या है रेटिनोल। थ का मतलब होता है थायमीन,
देखो थाइमीन, एक का मतलब होता है एस्कार्बिक अम्ल, क्या होता है एस्कार्बिक अम्ल, ओके। कै का मतलब होता है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ओके। टा का मतलब क्या होता है टेकोफेरोल, टा का मतलब होता है टेकोफेरोल। एक सेकेंड थोड़ा सा इसको ये लो ओके। तो टा का मतलब क्या हो गया टेकोफेरोल, ओके। देखो, और फी का मतलब हो गया फिलोक्विनोन, फी का मतलब हो गया फिलोक्विनोन। ये हमारी ट्रिक जो है स्टेब्लिश हो गई। रेटिनोल, थाइमीन, एस्कार्बिक अम्ल, के कैल्सीफेरोल, टेकोफेरोल, फिलोक्विनोन, ये इनके नाम है भैया। विटामिन ए को रेटिनोल, बी को थाइमीन, सी को एस्कार्बिक, डी को कैल्सीफेरोल, ई को टेकोफेरोल और के को फिलोक्विनोन। ठीक है भाई, ये इनके वास्तविक नाम। आपको ये नहीं याद करना विटामिन ए को ये कहते हैं, आपको केवल इन नामों को 2-3 बार आपको रिवाइज करना है। और जब आपको कोई सा पूछेगा कि साहब विटामिन सी है उसका नाम बताइए, तो आपको ट्रिक के माध्यम से रक्त ए यानी एस्कार्बिक अम्ल, ओके। अब देखो भाई अगला देखो, कमी से होने वाले रोग। ठीक है भाई, तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, रवि सर ना थके। कमी से मतलब विटामिन का जो कुपोषण है वो चल रहा है, कि विटामिन की कमी होती है और विटामिन में इस विटामिन की कमी होती है तो ये रोग होगा, इसकी कमी होती है तो ये रोग होगा। ठीक है, तो देखो विटामिन की कमी से जो रोग हो रहा है उसकी ट्रिक है, इसके आगे उन्हीं के नाम में लिख रहा हूं, तो इसको थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूं। तो देखो, ओके, देखो ये होता है रथोंदी, क्या होता है रथोंदी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है भैया, जिसको हम क्या बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ओके। दूसरा देखो वी यानी बेरी बेरी, दूसरा जो नाम है वो क्या है बेरी बेरी। ठीक है, ओके। तो देखो दूसरा नाम हो गया बेरी बेरी, तीसरा जो नाम है वो हो गया स्क्वरी। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, आपका टाइम हो रहा है। इसका देखो ये हो गया बेरी बेरी, तीसरा क्या हो गया स्क्वरी रोग, और इसको हम क्या बोलते हैं रिकेट्स। ये नाम याद रखने हैं आपको, ये हो गया रिकेट्स और ये हो गया नपुंसकता, ओके। और ये हो गया थक्का न बनना। ठीक है भाई, तो ये वाली ट्रिक है आपके सामने, ये विटामिन के नाम और विटामिन से होने वाले रोग। ठीक है भाई, तो आप इन चीजों को केवल आपको याद करना है, केवल इन नामों को 4-5 बार इसको रिवाइज करना है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखो भैया अगली नेक्स्ट क्लास भी आपके सर वेट कर रहे हैं, तो अगली क्लास के अंदर मैं वापस इस चैट टेबल को बताऊंगा, और इस ये जो रोग मैंने लिखा है, इन रोगों से होने वाले जो लक्षण आपको सिम्टम दिखाई देंगे कि भाई ये लक्षण दिखाई दिया तो ये रोग हो गया, तो वो लक्षण बताऊंगा। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको 100% इसको याद करना है। ठीक है, कल आप इसको याद करके आना, और फिर बाद में मैं आपको इसके जो लक्षण है वो आपको मैं लिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद। आज की क्लास इतनी थी, अगली क्लास आपकी, और मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हो तो आपके साथ साथ आपके जो भी फ्रेंड सर्किल है, जो बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को भी इस क्लास के बारे में बताएं, उसको महत्व बताएं कि इस क्लास का, ताकि वो बच्चे भी घर बैठे अपनी जो ये स्टडी है वो चालू रख सके और उनका भी क्या हो कल्याण हो। तो ये चीज़ है, और ये पढ़ाई ये नहीं कि भैया पढ़ाई करनी है, भैया ये बहुत बेसिक चीज़ें है जो हमारी बॉडी से संबंधित है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को वो समझेगा तो एक प्रकार से छोटा मोटा डॉक्टर तो वो अपने आप ही बन गया। ठीक है, तो हर प्रकार से वो क्या है कि अपने आप को रख सकता है। तो ये क्लास जो है वो आपको सबको बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल फिर हाजिर होंगे। ओके, थैंक्स बेटा, थैंक्स।